नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं के अध्याय 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। यानी हम ये देखेंगे कि किस प्रकार कंपनी भारत आती है और अपने व्यापार को स्थापित कर लेती है और धीरे धीरे वह एक साम्राज्य निर्माता की ओर बढ़ती है। अगर आप एनसीईआरटी कक्षा 8वीं के विद्यार्थी हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए एनसीईआरटी को पढ़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी पढ़कर सुनाऊंगा और जहां तक हो समझाने का प्रयास करूंगा ताकि एनसीईआरटी को समझकर आप अपना बेसिक मजबूत कर सके और अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। तो आइए देखते हैं व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। मुगल बादशाहों में औरंगज़ेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे जिनके बारे में हम जानते हैं 1657-58 के बीच इनका राज्याभिषेक होता है और 1707 तक ये रहते हैं और सबसे ज़्यादा शासन करने वाले मुगल बादशाह होते हैं। तकरीबन हम जब 1657 से तकरीबन 48 से 49 साल तक ये शासन करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड होता है किसी बादशाह का मुग़ल वंश में। और दूसरी बात ये आपको औरंगज़ेब के बारे में याद रखनी चाहिए कि औरंगज़ेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था और गैर मुस्लिमों को मुस्लिम बनाने पर तुला हुआ था। लेकिन ये बहुत ही एक ताज्जुब की बात है कि उसके जो मंत्रिमंडल में 33% से ज़्यादा मंत्री थे वो हिंदू ही थे। यहाँ पर हम ये बात करें कि जो बादशाह औरंगज़ेब थे उनके बाद में क्या होता है, तो उनके बाद में काफ़ी कमज़ोर शासक आ जाते हैं, जिसके कारण जो उनके सामंत होते हैं वो धीरे धीरे अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने लगते हैं, जिसके चलते मुग़ल साम्राज्य कमज़ोर हो जाता है। और आगे चल के मुग़ल साम्राज्य इतना कमज़ोर हो जाता है कि 1857 आते आते तक मुग़ल बादशाह, जो कि पूरे भारत के एक प्रकार से बादशाह थे, उन्हें और अंग्रेज़ों द्वारा गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया जाता है, जहां उनकी मृत्यु हो जाती है। मुग़ल बादशाहों में औरंगज़ेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुग़ल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेज के रूप में एक स्थायी ताकत उभरने लगी थी। अंग्रेजों पहले पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे, या कैसे हुआ, इसी बात को हम इस अध्याय में पता करने वाले हैं। क्योंकि जब देखते हैं कि जब किसी भी चीज़ की समाप्ति होती है तो फिर उसके बाद में जो नई चीज़ बनती है वो उसी से निकल कर बनती है। और कई बार ये होता है कि एक तीसरी चीज़ उसमें से आकर दोनों के पतन का कारण बनती है और खुद बन खड़ी होती है। अब इस चीज़ को समझिए, जब मुग़ल साम्राज्य का पतन हुआ तो धीरे धीरे जो छोटे सामंत थे वो अपने आप को बड़ा करने लगे। जैसे मराठे स्वतंत्र हो चुके थे, सिख, या फिर जो हम नवाब की जो निज़ाम की बात करें, हम अवध के नवाब की बात करें, बंगाल के नवाब की बात करें, ये सब धीरे धीरे स्वतंत्र हो गए थे। लेकिन इनमें से कोई भी इतना ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था कि वो उस मुग़ल एम्पायर के बराबर अपना साम्राज्य खड़ा कर सके या फिर पुनर्स्थापना कर सके अपने वंश के मुग़ल साम्राज्य की तरह, जो कि पूरे भारत में फैला हुआ था। इसके चलते ये छोटे छोटे राज्यों में ही डिवाइड रहे, एक सामंत के रूप में थे, और फिर जब शासक बने तो भी इनका राज्य ज़्यादा बड़ा नहीं हो सका। और फिर यहाँ पर आपसी युद्ध इनके ज़्यादा चल रहे थे, जिनका फ़ायदा
तीसरी शक्ति के रूप में अंग्रेज़ों ने उठाया। अंग्रेज़ों ने राजाओं को आपस में लड़ाया, इन्हें कमज़ोर बनाया, और राजा युद्ध करके पहले ही कमज़ोर हो चुके थे। तो अंग्रेज़ों के पास या फिर जो यूरोपीय दूसरी शक्तियाँ थी, जैसे हम फ्रेंच की बात कर लेते हैं, हम पुर्तगाल की बात कर लेते हैं, तो ये धीरे धीरे राजाओं को कमज़ोर कर चुके थे और इनके पास एक अच्छा मौका था न केवल अपना व्यापार करने का बल्कि अपना व्यापार स्थापित करने का, भारत को एक उपनिवेश बनाने का और धीरे धीरे एक अपना साम्राज्य स्थापित करने का। तो इसके कारण अंग्रेज़ों को भारत में साम्राज्य स्थापित करने का मौका मिला। सोचिए अगर जब ये ऐसा कर रहे थे तब औरंगज़ेब जैसा कोई शक्तिशाली शासक होता, या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज जीवित होते, या फिर हम बात कर लेते हैं सिख राजा रणजीत सिंह, उनका कोई अच्छा उत्तराधिकारी उन्हीं की तरह होता, तो हम ये कह सकते हैं कि जो अंग्रेज़ थे उन्हें स्थापित होने में और समय लग सकता था या फिर इन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ सकता था। लेकिन यह नहीं हुआ और इतिहास में यही होता है कि वो नहीं हुआ जो होना चाहिए था। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना ये देखते हैं। पूर्व से मतलब है कि जो यूरोप है, यूरोप से एशिया की ओर आना ईस्ट इंडिया कंपनी का, क्योंकि यूरोप की तुलना में जो एशिया है वो पूर्वी की ओर है और एशिया से यूरोप पश्चिम की ओर है। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया। इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। तो यहाँ पर जो चार्टर है इसका मतलब क्या होता है, तो चार्टर का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि अब जो कि कुछ तकरीबन कहते हैं कि 18 व्यापारिक मंडल थे, मैं कंफर्म नहीं हूँ, और इनमें रानी का भी एक शेयर था, जिसके चलते रानी भी इनका संरक्षण कर रही थी। और ये कहा गया कि आप व्यापार करने जाइए, कोई इंग्लैंड से आपके खिलाफ वहाँ पर व्यापार करने नहीं आएगा। तो इस चार्टर की सारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। आपने कभी ये सोचा है कि क्यों इंग्लैंड को या फिर अंग्रेज़ों को भारत आना पड़ा व्यापार करने के लिए, जबकि पहले इन्होंने ऐसा क्यों नहीं सोचा, क्योंकि इससे पहले ही ब्रिटिश नेवी बहुत शक्तिशाली हो चुकी थी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो कुस्तुनतुनिया है या फिर कॉन्स्टेंटाइन है, जो कि तुर्की का एक छोटा सा हिस्सा है जो कि तुर्की और यूरोप को जोड़ता है, यानी कि एशिया और यूरोप को थल मार्ग से ज़मीन के ज़रिए जोड़ने वाला भाग कुस्तुनतुनिया है। और इस भाग को हम मैप में भी देख लेते हैं, आइए देखते हैं। तो दोस्तों यह है भारत। आप जैसे कि भारत देख रहे होंगे, ये भारत है, साइड में बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, और फिर धीरे धीरे इधर हम पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये आता है तुर्की, इसकी राजधानी है अंकारा। तो अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आप ये छोटा सा तुर्की देखिए, इसे ही कुस्तुनतुनिया कहते हैं। और ये कुस्तुनतुनिया ये इधर ग्रीस हो गया, इधर आगे और भी यूरोप के देश हो गए। तो ये वाला जो तुर्की का ये हिस्सा है ये यूरोप के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे कि पूरा समुद्र है और छोटी सी जगह से यूरोप और एशिया कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये कनेक्ट होते हैं तो फिर यहाँ पर से व्यापार होता था। इधर भारत से बहुत सारे मसाले बेशकीमती चीज़ें यूरोप जाती थी और यूरोप से शराब वगैरह भारत आती थी। तो जो भारत आती थी वो ऐसी चीज़ें थी कि उनकी ज़्यादा डिमांड नहीं थी, ऐसा नहीं था कि उनके बगैर जीवन बहुत कमज़ोर हो जाए। लेकिन भारत से जो चीज़ें यूरोप जाती थी, जैसे मसाले हुए या फिर बहुत सारी चीज़ें हुई जो खाद्य पदार्थ थे, उनके बिना इनका जीवन बहुत ज़्यादा दुर्भर या फिर बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता था, क्योंकि ये पूरे ठंडा क्षेत्र है, यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा रहती है, जिसके चलते इन्हें अपने मसाले की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी अपना मांस पकाने के लिए या फिर अपने आप को जीवन जिंदा रखने के लिए, जिसके चलते इन्हें भारत से संबंध बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन 1453 में यहाँ के तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, और कुस्तुनतुनिया यानी कि जो जिसे हम यहाँ पर तुर्क पढ़ रहे हैं, इस कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया
और यहाँ पर से लोगों को भगा दिया। और फिर वो लोग भागकर कहाँ गए, तो वो लोग भागकर गए इटली में। तो कुस्तुनतुनिया जहाँ पर यूरोप के ज़्यादातर समृद्ध लोग रहा करते थे, क्योंकि यह एक बंदरगाह क्षेत्र था और एक व्यापारिक केंद्र था जो कि यूरोप और एशिया को जोड़ता था, जिसके चलते यहाँ के ज़्यादातर बुद्धिजीवी जो कि साहित्यकार थे, चित्रकार थे, वैज्ञानिक थे, पूंजीपति थे और खुले विचारों के लोग थे, वो सभी यूरोप के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर बस गए। वो बसे इटली में बसे, वो बसे जर्मनी में, स्पेन में, जिसके चलते यूरोप में एक पुनर्जागरण पैदा हुआ, क्योंकि इस समय तक यूरोप अंधकार में जी रहा था, यानी कि रूढ़िवाद था। और ज़्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि 1453 से पहले का समय यूरोप के इतिहास में अंधकारमय था। तो धीरे धीरे यहाँ पर पुनर्जागरण होता है। पुनर्जागरण के फलस्वरूप इनके अंदर बुद्धि आती है और फिर वैज्ञानिक खोजें होती है, भौगोलिक खोजें की भी ये विचार करने लगते हैं। और भौगोलिक खोज का विचार इसी से उत्पन्न होता है कि भैया अब हम खाएंगे क्या, क्योंकि हमारे पास मसाले ही नहीं हैं। तो फिर धीरे धीरे ये अलग अलग खोज करते हैं। तो यहाँ पर जो पुर्तगाल होता है और स्पेन होता है, तो स्पेन के जो राजकुमार होते हैं, हेनरी द नेविगेटर कहते हैं जिन्हें जहाँ तक, तो वहाँ पर से वो अपने दूतों को या फिर अपने नाविकों को भेजते हैं कि कैसे दुनिया को समझा जाए, कैसे नई चीज़ें खोजा जाए। तो पहले तो एक कोलंबस जो होते हैं वो सीधे स्पेन से निकलकर सीधे इधर चले जाते हैं, यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका में, और फिर यहाँ पर अमेरिका की खोज, एक नई दुनिया की खोज कर लेते हैं। और यहाँ पर के लोग को वो इंडियन की तरह रेड इंडियन कहते हैं, क्योंकि वो लाल रंग के उन्हें नज़र आते हैं। फिर बार्थोलोम्यू डियास कुछ समय बाद आते हैं, यहीं पर से ऐसे होते हुए इधर होते हुए, और वे यहाँ पर आशा अंतरीप यानी कि केप ऑफ गुड होप की खोज करते हैं, जो कि एक केंद्र बिंदु होता है भारत आने के लिए। और फिर यहाँ पर से वो खोज करने के बाद वापस चले जाते हैं या फिर वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और फिर 1498 में, जुलाई 1498 में वास्को डी गामा भारत की खोज के लिए पुर्तगाल से आते हैं, और ये पुर्तगाली नाविक होते हैं। और फिर ये केप गुड होप से आगे बढ़ते हैं और ये मेडागास्कर होते हुए भारत के इस कोचीन यानी कि कालीकट बंदरगाह पर पहुंचते हैं, जहां पर वहां के राजा जामोरिन उनका स्वागत करते हैं और धीरे धीरे भारत से व्यापार बढ़ता है। अब आप ये सोचेंगे कि भाई साहब ये इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं, ये तो सीधे यहाँ पर से इस तरह से ऐसे होते हुए और ऐसे लाल सागर से होते हुए इधर इंडिया आसानी से आ सकते थे। तो भाई फिर तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि इतनी मेहनत ना करके फ़्लाइट से सीधे इंडिया लैंड हो सकते थे। तो बात वही है कि इस समय जैसे फ़्लाइट नहीं थी, उसी तरह यहाँ पर भी कुछ नहीं था। यहाँ पर 1854 से 56 के बीच में नेपोलियन बोनापार्ट ने, माफ़ कीजिएगा मैं थोड़ा सा टाइम गलत बोल रहा हूँ क्योंकि इस समय तो नेपोलियन मर ही चुका था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने यहाँ पर मिस्र में जो सबसे प्रमुख नहर है, इसका निर्माण करवाया था, जिसके चलते अभी तक इन्हें इस जगह का पता नहीं था, जिसके चलते इन्हें इतना घूमकर आना पड़ा। तो अब हमने ये सोच लिए, अब हमने ये देख लिए हैं कि यूरोपियों को क्यों भारत की आवश्यकता थी और क्यों उन्हें भारत आना पड़ा था, क्योंकि इस समय भारत यूरोपियों की तुलना में कई गुना ज़्यादा समृद्ध देश था। अक्सर लोग अपने अतीत से वर्तमान में समृद्धि की ओर बढ़ते हैं, लेकिन हमारा देश एक ऐसा है जो अतीत से वर्तमान में समृद्धि को कम करते जाता है। यानी कि हम समृद्ध थे, फिर कम समृद्ध हुए, अब हम धीरे धीरे समृद्ध हो रहे हैं और फिर आगे भविष्य ही जाने। तो अब हमने ये देखा कि यूरोपियों को क्यों भारत की आवश्यकता पड़ी, क्यों वे भारत में व्यापार करने आए और किस तरह उनके व्यापारिक इरादे उनके औपनिवेशिक इरादे में बदल गए। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी ना हो तो वे सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकते थे। अब इन्होंने रानी विक्टोरिया के साथ दिमाग लगाकर ये तो सोच लिया कि अगर इंग्लैंड से हमारा कोई प्रतिस्पर्धी नहीं रहेगा तो फिर हम आसानी से व्यापार कर पाएंगे। लेकिन ये भूल गए कि इनसे पहले ही पुर्तगाली आ चुके थे और इनके बाद फिर फ्रेंच और जो स्वीडिश लोग थे, वो डेनिश लोग थे, वो सब आ चुके थे। यूरोप की ज़्यादातर शक्तियाँ भारत में आ चुकी थी, जिसके चलते अब इनके पास प्रतिस्पर्धियों की कमी नहीं थी। वाणिज्यिक की बात करें तो वाणिज्यिक एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों को कम
कम कीमत पर खरीदकर और ज़्यादा कीमत पर बेचकर यानी कि मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है। यानी कि वाणिज्य क्या होता है कि आपने 2 रुपये का पेन खरीदा और उसे 3 रुपये में बेचा, तो ये एक प्रकार से व्यापार है क्योंकि आपने 1 रुपये कमाया। अब यहाँ पर लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को नहीं रोक सकता था, जैसे कि हमने जाना, क्योंकि 1498 में पहली बार एक पुर्तगाली यात्री आ चुका था। तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये 1600 में आए, यानी कि तकरीबन 100 साल बाद ये भारत में आए, 100 साल बाद जब ये भारत में आए तो उससे पहले ही 100 साल का समय इन्हें मिल चुका था और ये काफ़ी अच्छे तरीके से भारत में स्थापित हो चुके थे। पुर्तगाली इनकी 2-3 बस्तियां और फैक्ट्रियां लग चुकी थी, जिसके कारण हम ये नहीं कह सकते कि अंग्रेज़ों के पास पूरी तरह से खुली छूट थी कि वो अपना व्यापार स्थापित कर सकते थे। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए, यानी कि इनसे पहले ही पुर्तगाली और डच भारत आ चुके थे और इनके बाद फ्रांसीसी भी भारत आ चुके थे, जिसके चलते अब यहाँ पर टकराहट ज़रूरी थी और अब यहाँ पर इनके सामने समस्याएं भी ज़्यादा थी। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाज़ारों में भारत से बने सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच बढ़ती इस प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। जब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनी को ख़त्म कर दे, क्योंकि ये एक ऐसा मार्केट था जहाँ पर कोई रूल या फिर कोई नियम नहीं था, सब अपने हिसाब से काम कर रहे थे। अगर आप 2 रुपये में कोई चीज़ को खरीद रहे हैं तो सामने वाला 1 रुपये 50 पैसे में उस चीज़ को खरीद कर आपसे ज़्यादा जल्दी से सामान खरीद सकता था और फिर उसे मैन्युफैक्चर करके आपसे अच्छी कीमत पर बेच सकता था। यहाँ पर किसी भी प्रकार का रूल रेगुलेशन न होने के कारण कंपनियां स्वतंत्र थी और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, अपने व्यापार को बनाए रखने के लिए ज़रूरी था कि सामने वाली कंपनी को गिरा देना। जब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही तरीका एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को ख़त्म कर दें, लिहाजा बाज़ारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयाँ की। और हम कई बार देखते हैं कि जो हैदराबाद के निज़ाम या फिर जो इनके जो लड़ाइयाँ होती है वो असल में फ्रेंच और अंग्रेज़ों के बीच की लड़ाइयाँ होती है और इनमें निज़ाम और जो अलग अलग शासक जो बीच में फंस जाते हैं उसके बारे में हम आगे देखेंगे। 17वीं और 18वीं शताब्दियों में जब भी मौका मिलता तो कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज़ डुबो देती, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लगे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। दोस्तों, नेपोलियन ने जिस सुएज नहर का निर्माण करवाया था उसके ज़रिए ये आ सकते थे, लेकिन फिर वही बात है कि ये फ़्लाइट से भी आ सकते थे। सुएज नहर का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत बाद में करवाया था। दोस्तों, अपनी बस्तियों को किलेबंदी करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इस कोशिश के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। इसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करना शुरू करती है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में व्यापार कैसे शुरू होता है, आइए जानते हैं। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई, यानी कि बंगाल में। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना कार्य चलाते। इन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयरहाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैलता गया, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आने बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एवं किले बनाना शुरू कर दिया।
साल बाद उसने मुग़ल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गाँवों की ज़मींदारी खरीद ली और इनमें से एक गाँव कालीकाता था, जो कि बाद में कलकत्ता बना और इसे ही हम वर्तमान में कोलकाता कहते हैं। कंपनी ने मुग़ल सम्राट औरंगज़ेब को इस बात के लिए भी तैयार कर दिया कि कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। यानी कि अब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कर चुके थे, जो कि हम अभी देखते हैं। और ये उस समय पर भी होता था और भैया इन्हें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया था, यानी कि बिना कर चुकाए ये भारत से व्यापार कर सकते थे। फरमान की बात करें तो फरमान क्या होता है, तो एक शाही आदेश होता है जो कि नवाब जारी करते हैं, जो कि सम्राट जारी करते हैं। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगज़ेब के फरमान से केवल कंपनी को ही नहीं शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें यह छूट नहीं थी। यानी कि जो मुग़ल सम्राट थे उन्होंने केवल कंपनी को छूट दी थी कि आप मुफ्त व्यापार कीजिए कंपनी के नाम पर, ना कि आप व्यक्तिगत रूप में स्वतंत्र व्यापार कर सकें बिना कर के। लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व में बहुत सी कमी हो गई। ऐसे में भला बंगाल का नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों न करते। अब धीरे धीरे बंगाल की स्थिति युद्ध की ओर बढ़ रही थी, जिसे अब हम समझते हैं। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया। औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार का राजस्व वसूली कमी होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। यानी कि अब जो बंगाल के नवाब थे और कंपनी के बीच में अच्छी खासी टकराहट हमें देखने को मिल रही थी। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी की इस बात का भी यकीन था, यानी कि कंपनी को इस बात को भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः टकरावों की परिणति प्लासी के युद्ध के रूप में निकली। और अब हम देखते हैं प्लासी के युद्ध के बारे में। दोस्तों, प्लासी के युद्ध से जुड़े आपको चैनल में और भी अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे अगर आप पूरी तरह से प्लासी के युद्ध पर वीडियो देखना चाहते हैं 5 मार्कर के हिसाब से। तो 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी ना करे। कठपुतली का मतलब तो आप समझते ही होंगे, जिसे पूरी तरह से अपने हाथ में नचाया जा सके और जिसके पास में अपना दिमाग ना हो, वो आपके दिमाग से चले, वो कठपुतली होता है। और कठपुतली इन्हें बाद में मिलता भी है, मीर जाफ़र। आइए देखते हैं। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। ऐसा किसने कहा? सिराजुद्दौला ने। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब की सेना ने कंपनी अफसरों को गिरफ्तार कर लिया और गोदाम पर ताला डाल दिया। अंग्रेज़ों के हथियार छीन लिए गए और अंग्रेज जहाज़ों को घेरे में ले लिया गया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जा करने के लिए
उधर रुख किया। यहाँ पर इस चैप्टर में ये डिटेल तो नहीं है और ना ही ये जानकारी है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसी समय पर एक ब्लैक होल की या एक जो ब्लैक रूम की घटना घटित होती है, जिसे कहते हैं कि एक छोटी सी कोठरी में तकरीबन 123 लोगों को ठूंस कर नवाब के लोगों ने भर दिया था, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की दम घुटने से मौत हो गई थी, जिसमें बच्चे थे, महिलाएं थे, बूढ़े बच्चे सब थे, जिसके कारण कंपनी की उत्तेजना हुई। लेकिन ऐसी बात ज़्यादातर अंग्रेज इतिहासकार कहते हैं, इसीलिए इससे शायद शामिल नहीं किया गया इस घटना को। अंग्रेज केवल एक रीज़न पैदा करना चाहते थे, और जब भी किसी के भी साथ युद्ध हुआ तो अंग्रेज़ों ने एक रीज़न पैदा किया ताकि वो खुद को ये बता सके, चूँकि ये इस समय पर कंपनी के रूप में थे, तो ये ब्रिटिश सरकार को बता सके, वहाँ के राजा को बता सके कि हम तो भैया हमने कुछ नहीं किए थे, इन्होंने पहले किए, इसके कारण हमें इन्हें मारना पड़ा। तो इसके चलते इन्हें ये बताना पड़ता था। और कठपुतली, जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, क्या आप जानते हैं कि ये प्लासी का नाम किस तरह से पड़ा? दरअसल इसका असली नाम पलासी था, जिसे अंग्रेज़ों ने बिगाड़ कर प्लासी कर दिया। इस जगह को पलासी यहाँ पर पाए जाने वाले पलाश के फूलों के कारण कहा जाता है। पलाश के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनता है, ये आपको मालूम होगा, और इन्हीं पलासी के फूलों की ज़्यादा अधिकता होने के कारण इस क्षेत्र को पलासी कहा गया, और फिर पलासी से ये प्लासी बना। जैसे कि मैं जिस शहर में रहता हूँ, इसे छिंदवाड़ा कहते हैं, और इसके नाम के पीछे दो थ्योरी चलती है। पहली तो छींद के पेड़ों की अधिकता होने के कारण इसे छिंदवाड़ा कहा गया, जो कि आप घूमने पर आपको नज़र भी आ जाएगा। और दूसरा, ये एक जंगल एरिया है, सतपुड़ा के जंगलों में बसा हुआ शहर है, तो यहाँ पर शेरों की भी अधिकता होने के कारण सिंहवाड़ा इसे कहा जाता था, और फिर सिंहवाड़ा से टूट कर ये छिंदवाड़ा हो गया। तो इस तरह हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया, और थर्ड सेना के जरिए वाटसन आता है। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी वाटसन के जरिए, और इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफ़र की कारगुजारियाँ थी, यानी कि धोखेबाजी थी। मीर जाफ़र की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाएगा, यानी कि जो मुख्य सेनापति था उसी ने ही ऐसे वक्त में धोखा दे दिया जब ज़रूरत थी उसकी सबसे ज़्यादा। तो हम ये कह सकते हैं, और ज़्यादातर इतिहासकार यही मानते हैं, कि प्लासी का युद्ध एक प्रकार से या फिर किसी भी एंगल से कोई युद्ध नहीं था, ये एक सोचा समझा षड्यंत्र था। सिराजुद्दौला और उसकी कुछ सेनापतियों या फिर कुछ सेना को छोड़कर सबको ये मालूम था कि इसका परिणाम क्या होने वाला है, और फिर सिराजुद्दौला को आगे चलकर बंदी बना लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। यहाँ पर जो सिराजुद्दौला था वो हम ये कह सकते हैं कि कई मामलों में असफल भी हुआ, जिसके चलते उसे अंग्रेज़ों के सामने रणनीतियाँ बनाने में कमी हुई। जैसे कि वह अपनी जो कि मौसी थी उसके साथ भी सामंजस्य नहीं बना सका, जो कि पूंजीपति वर्ग थे उनके साथ भी सामंजस्य नहीं बना सका, अपने सेनापतियों को अपने साथ नहीं रख सका, और जो अंग्रेज़ थे यहाँ पर वो कूटनीतिक रूप में काफ़ी ज़्यादा सफल हो गए। जल्द ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे, आखिरकार उन्हें भी यह प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी, और प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफ़र नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी, और यहाँ पर से धीरे धीरे द्वैध शासन की शुरुआत होती है, जहाँ पर कंपनी अलग कर लेती है तो नवाब अलग कर लेते हैं, और दोनों की अलग अलग व्यवस्थाएं चलती है और पिसती है जनता।
उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या ज़रूरत थी। यानी कि कंपनी अभी एक व्यापारिक कंपनी के रूप में थी, वह एक साम्राज्य निर्माता के रूप में अभी बनी नहीं थी, बनने की शुरुआत हो रही थी। और कंपनी खुद भी जानती थी कि अभी वो इतनी ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है कि भारत के बड़े बड़े साम्राज्यों को टक्कर दे सके। अगर 2-3 राजा भी आपस में मिलकर कंपनी पर हमला कर देते इस समय तो कंपनी का नामो निशान मिट जाता। इसलिए जो चाहे इंग्लैंड की कंपनी हो चाहे फ्रांस की कंपनी हो, इस समय ये राजाओं को आपस में भड़काकर या फिर किसी को गद्दी का लालच देकर, किसी से व्यापार के अधिकार लेकर, इसी तरह ये अपना काम चला रहे थे। जल्द ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती? जब मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उसे हारना पड़ा और उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफ़र को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक ज़रूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए अब और पैसा चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफ़र की मृत्यु हुई तब कंपनी ने इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। और यहाँ पर से कंपनी का शासन शुरू होता है और 1765 से 1772 तक बंगाल की लूट का समय होता है, जहाँ पर ये भारी मात्रा में बंगाल से पैसे खींचते हैं और जिसके चलते आने वाले समय में बंगाल भीषण अकालों का सामना करता है। और यहाँ पर जो पहला गवर्नर बनता है वो रॉबर्ट क्लाइव ही यहाँ पर बनता है। आखिरकार 1765 में मुगल साम्राज्य ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। यानी 1765 में जो इलाहाबाद की संधि होती है उसके बाद जो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय होते हैं वो कंपनी को बंगाल, उड़ीसा और बिहार के दीवानी अधिकार सौंप देते हैं। दीवानी अधिकार का मतलब है कि जो वित्तीय अधिकार होते हैं कि टैक्स एक्स कलेक्शन करने के अधिकार, वो सब अंग्रेज़ों को मिल जाते हैं। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत से ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह ये थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कुछ भी नहीं था और भारत एक निर्यातक देश था, ना कि एक आयातक देश। भारत बहुत कम चीज़ें भारत में मंगाता था और जो चीज़ें मंगाता था उनका निर्माण भारत में भी हो सकता था। दोस्तों, यहाँ पर प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने घर चला सकती थी, अपनी फ़ौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते और किलों और दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि ये लूट का समय था, जहाँ पर बंगाल को पूरी तरह से आकार युक्त बंगाल या फिर बिल्कुल जर्जर बंगाल बनाने का जो काम हुआ वो इसी समय हुआ। वरना बंगाल जैसे कि मुगल काल में या फिर सल्तनत काल में दोआब क्षेत्र समृद्ध था, उसी समय इस समय पर बंगाल एक समृद्ध क्षेत्र था। नवाब बनने का मतलब क्या था? इसका मतलब एक तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन उसके कुछ और फ़ायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे और के तौर पर ज़मीन और बहुत सारा पैसा दें। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत से बेहिसाब दौलत जमा कर दी थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास यानी चेन्नई आया था तो उसकी उम्र
केवल 18 वर्ष थी और 1967 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत कितनी थी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 4 लाख। अब इसको क्या पढ़ेंगे? 4,11,102 4,11,102 या फिर 4,01,102 पौंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन वह खुद इतना भयानक का भ्रष्टाचारी हो गया था कि सब सत्यानाश कर डाला। लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसे इतना नीचा दिखाया गया, उसे इतना टॉर्चर किया गया कि बेचारा मर गया इस गिल्ट में कि उसने कितना बर्बाद किया। और ये कह भी सकते हैं कि सच में इन्होंने भारत की स्थिति या फिर बंगाल की स्थिति बहुत ख़राब करके रख दी थी। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाइयों के कारण कम उम्र में ही उनकी मौत हो गई। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत से ठीक ठाक पैसे कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की ज़िंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखने लगे थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। अब इसके बाद में तो हमने ये देखे कि किस प्रकार से कंपनी ने अपना व्यापार स्थापित कर लिया और अपना शासन स्थापित कर लिया। अब धीरे धीरे कंपनी अपना शासन भी फैला रही थी। अब हम देखते हैं कंपनी का फैलता शासन। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें समझ आती है। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्रयाह नहीं किया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये उसी पर हमला करते थे जहाँ पर इन्हें एक रीजन मिल जाता था या हमला करने का, जो कि ये खुद बनाते थे। पहले टारगेट करते थे कि किस पर हमला करना है, कौन सा राज्य ज़्यादा कमज़ोर है। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। बक्सर की लड़ाई जो कि 1764 में हुई, इसके बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, किस तरह चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय करते थे। इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय करते थे। तो ज़्यादातर राज्य कठपुतली शासक बनते जा रहे थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी थी। जो रियासतें इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। साथ ही वह विदेशी संबंध स्वतंत्रता से नहीं बना सकती थी। उसे अपना एक भूभाग उस सैन्य टुकड़ी के खर्च के लिए देना पड़ता था जो कि ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी है और वो राजा की हिफाजत के लिए है। एक शर्त ये और होती थी कि वह एक रेजिडेंट रखेगा, एक दूत रखेगा जो कि पूरी तरह से राजनीतिक नियंत्रण रखेगा राजा पर कि वह क्या कर रहा है, किस प्रकार की कूटनीतियाँ चला रहा है। और जैसे ही रेजिडेंट से इन्हें लगता था कि राजा से अब हमें खतरा है या फिर राजा ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, तो ये उस पर हमला कर उसे अपने साम्राज्य में मिला लेते थे। अगर भारतीय शासक रकम अब जो रख रखाव के लिए जो पैसे लेते थे और जैसे भी जो 5 शर्तें देते थे सहायक संधि में, पैसे देना, रेजिडेंट रखना, ज़मीन देना, किसी से संबंध नहीं बनाएंगे, तो इस तरह की शर्तों में अगर ये एक शर्त
को मानने में भी चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड बैलेजली गवर्नर जनरल 1798-1805, क्योंकि इसी बैलेजली ने सहायक संधि की शुरुआत की थी, तो 1805 तक ये रहा और उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि जो नवाब थे वो सहायक संधि के अंतर्गत सहायक सेना के लिए पैसे अदा करने में चूक गए थे। और इसी आधार पर भी हैदराबाद के भी कई इलाकों को छीन लिया गया और इसी आधार पर बहुत सारे साम्राज्यों को ब्रिटिशर्स ने अपने में मिला लिया। तो इसके बाद में हम ये देखेंगे कि आगे हम वीडियो में देखेंगे टीपू सुल्तान के बारे में, आगे हम बहुत सारे राजाओं के बारे में देखेंगे, प्लासी के युद्ध के बारे में देखेंगे और वारेन हेस्टिंग्स जैसे जो गवर्नर जनरल है उनके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इसके लिए मैं इस चैप्टर को 2 पार्ट में बना रहा हूँ। ये पार्ट में हमने इतनी चीज़ें समझी, हमने प्लासी के युद्ध और कंपनी की स्थापना और उसकी शुरुआत से प्लासी के युद्ध तक देखा। अब हम ये देखेंगे कि प्लासी के युद्ध के बाद किस तरह कंपनी अपने साम्राज्य विस्तार को लेकर कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, और चाहे वो टीपू सुल्तान हो, मैसूर हो, निज़ाम हो, मराठा हो या फिर सिख हो, किस तरह से इन्होंने इन पर कब्जा किया और उनके शक्तिशाली शासकों को हराया, कूटनीतियों का इस्तेमाल किया, उन्हें धोखा दिया। ये सब हम अपने आने वाले वीडियो में देखेंगे। मुझे उम्मीद है ये एनसीईआरटी के वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे और आप ज़रूर इनसे कुछ नया सीख रहे होंगे, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए एनसीईआरटी का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं एंड तक, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी मेहनत कैसी लगी, आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर कुछ कमी हो तो आप हमें बता सकते हैं, ताकि मैं अपने आप में सुधार करूं और बेहतर से बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूं। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं, किसी भी चीज़ या काम से बाहर निकलने का सबसे बढ़िया तरीका है उसके अंदर से होकर गुजरना। अगर आप किसी भी काम को करना चाहते हैं या फिर मन नहीं लगता है तो एक बार पूरा मन लगाकर उस काम को कर लीजिए। काम को करने के बाद भी अगर आपका मन ना लगे तो फिर उसे छोड़ दीजिए। लेकिन ऊपरी तौर पर यह कहना कि वो काम मुझे पसंद नहीं है, यह तो गलत बात है। फिर मिलेंगे अपने ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।